अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूँ उस्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान ने और कहा है कि नई रजीम को खुदा का वास्ता है, मुल्क का सोच लें। मुल्क जो है वो मुआशी तबाही की तरफ बढ़ रहा है और आम इंतखाबात इसका वाहिद हल है। और नए आर्मी चीफ़ से मुताल्लिक उन्होंने दोबारा बात की है। उन्होंने कहा है कि नया आर्मी चीफ़ आया है और मैंने सुना है, उसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं और वो हाफिज़ कुरान है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अम्र बिल मारूफ पर चलेंगे। और साथ ही साथ ये कहा है कि हम तो उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्योंकि फ़ौज तब मजबूत होती है जब कौम उसके साथ खड़ी होती है। तो क्या चाह रहे हैं इमरान खान, क्या मांग रहे हैं नई क़यादत से, क्या स्ट्रेटजी है उनकी? उस्मा, ये तो कोई नई बात तो नहीं कर रहे, यही तो वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, ऑपोजिशन गंदी है, मैं साफ़ हूँ, वो ईवल हैं, वो शैतान है। और अमल बिल मारूफ का तो मतलब ही है कि आप मेरे साथ खड़े हों। और उसके साथ उसने अवाम को भी लगा दिया कि जी अवाम मेरे साथ है, तो ये और भी वजह है कि आप मेरे साथ खड़े हों। तो आप न्यूट्रल क्यों होते हैं? ये बयानिया वही है। एक तरफ कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, दूसरी तरफ कहते हैं आप न्यूट्रल क्यों हैं। ये कोई नई बात नहीं है, दोनों बातें साथ साथ चलाते हैं। जब उनको सूट करता है तो वो कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, जब उन्हें लगता है कि शायद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने वाली है या हमदर्दी और गवर्नमेंट के साथ होने वाली है या इस किस्म की बात, तो कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं। अदरवाइज़ ये कहते हैं कि जी आप न्यूट्रल क्यों हैं, आप तो मेरे साथ चले, मैं ही इस मुल्क को बचाने वाला हूँ और मैं ही नेक और पाक और सब कुछ हूँ और वो तो चोर है और आपको न्यूट्रल तो चीज़ ही कोई नहीं है, जानवर है। तो ये बयानिया वही है, कोई नई बात नहीं कर रहे। अलबत्ता जो नई बात ये है कि अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि पूरी कोशिश उन्होंने की और लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। अब ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ये बात आखिरी दिनों तक चलती रही, 28-29 तक ये चलती रही और किसी को नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और पूरी एक साजिश चल रही थी जिसके अंदर बहुत से लोग मुलव्वस थे कि किसी तरीके के साथ या बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए या ये कि आसिम मुनीर को ना बनाया जाए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, बाजवा साहब तो कह चुके हैं बहुत दफ़ा मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता था, मगर जो बात करने वाले हैं वो तो बातें तो करते हैं। तो अब मगर वो शायद ये बात खान साहब तक ये बात पहुंची थी कि कोशिश ये हो रही है कि आसिम मुनीर साहब को ना बनाया जाए, क्योंकि खान साहब का मसला चल रहा था आसिम मुनीर के साथ और वो ज़ाहिर नहीं चाहते थे कि उस किस्म का बंदा आए जो कि पहले उनको फाइलें दिखाता रहा है कि आपके ख़ानदान क्या कर रहा है और फिर उनकी आपने छुट्टी कराई। तो आसानी से भूलते तो नहीं है ना कि मैंने तो एक नेक नियति के साथ आपके पास गया था बताने के लिए कि आपके घराने के अंदर क्या हो रहा है और आपने उल्टा तलवार मेरे पे चला दी। तो ये आसानी से बंदा भूलता तो नहीं है। और वो भी एक ऐसा शख्स जो कि स्ट्रेट एज एन एरो हो, जो कि मतलब ना इधर का ना उधर का, जेन्युइन पेट्रियट हो और जेन्युइनली न्यूट्रल हो और पेट्रियाटिक हो और वो तो इस किस्म की बात। तो अब खान साहब और उनके दोस्त यार जो हैं वो उल्टे हो रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें की जाएँ, मगर वो भी मुश्किल इनको लगता है। वो भी कहते हैं कि सुना है कि जी वो बड़े नेक और पाक आदमी हैं, ये है वो है, इस किस्म की बातें। तो अब बात ये है कि खान साहब परेशान तो हैं और अलबत्ता परेशानी का ये भी एक बायस है कि उन्होंने बहुत सी तवक्कुआत रखी थी जो कि कोई और आर्मी चीफ बनेगा और हमारी तरफ टिल्ट होगी और हम प्रेशर डाल के फिर इलेक्शन करवा लेंगे। और अब जो नज़र आ रहा है कि वो वहाँ उनकी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है। अब खान साहब ने एक नया बयानिया शुरू कर दिया, एक ये और साथ साथ ये कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। ये वही खान साहब हैं कि जब एक्चुअली डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था और IMF नहीं आ रही थी और फाइनली IMF के साथ एग्रीमेंट हुई खान साहब की हुकूमत की, तो खान साहब ने कर दिया कि ओके ठीक है हम करते हैं, बिकॉज डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। और जब फैसला हुआ कि जी अब ये फैसला क्या हुआ कि जब छुट्टी हो गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो फिर उस पता लगा कि ये तो गड़बड़ होने जा रही है। तो जाते जाते IMF का प्रोग्राम तोड़कर बाहर आ गए ताकि उनके गले ना वो पड़े और वो फिर इस नई हुकूमत के गले पड़ गई, कीमतें जो बढ़ानी। हालांकि वही डिसीजंस इनको भी लेने थे, अगर ये गवर्नमेंट में अगर उसको कंटिन्यू करते तो। इन्होंने वो फैसले IMF के साथ अंगूठा लगाया हुआ था उनके ऊपर और जाते जाते अंगूठा तोड़ के साफ सुफ करके घर आ गए और वो बेचारे जो नए गए हैं उनके ऊपर सारा आसमान गिर गया। उस वक्त डिफ़ॉल्ट का नहीं सोचा, उस वक्त डिफ़ॉल्ट का नहीं सोचा। तो उसके बाद ये बयानिया शुरू हो गया डिफ़ॉल्ट 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 और अब ज़्यादा शदीद जोर पकड़ रहा है वो। और खान साहब हर रोज़ यही बात करते हैं और अब नया ड्रामा कर दिया
कि अगर आपने इलेक्शन ना करवाए तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। क्यों? कि मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दूंगा। पॉलिटिकल, क्योंकि मैं तो कार्रवाई करूंगा, मैं तो एहतजाज करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। अब मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, कल को मैं एहतजाज होगा, केपी भी आ जाएगी और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी आ जाएगी और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट भी आके इस्लामाबाद में आके बैठ जाएगी और एहतजाज करेंगे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो पूरी तरफ से खान साहब की तो पूरी कोशिश है कि डिस्टेबलाइज इस हद तक किया जाए कि गवर्नमेंट तो जाहिर है वो अपना काम करती रहेगी, मगर कि फ़ौज के अंदर फिर बेचैनी हो जाए कि ये यार ये तो मसला हल नहीं हो रहा, खान जो है अभी भी बड़ी गड़बड़ कर रहा है और ये यकीनी तौर पे ये डिस्टेबलाइजेशन जो है ये हमारे गले पड़ जाएगी, सारे मुल्क का नुकसान हो जाएगा, चलो फिर इसके लिए कुछ करें, कोई रास्ता निकालें इसके लिए। तो वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि ये अंडर प्रेशर आके जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी ये सोचें कि यार अब हम बाहर नहीं बैठ सकते, ये तो जेन्युइनली सब कोलैप्स होने जा रहा है और ख़ान को तो कोई समझाने वाला नहीं है और ख़ान के साथ कुछ लोग भी हैं। तो फिर यही है कि कुछ मुखा कराते हैं ताकि या सोचते हैं कि हम खुद आ सकते हैं, वो तो हो नहीं सकता, तो फिर ये है कि इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर डालते हैं क्योंकि ख़ान तो बात मानने वाला नहीं है और जितनी जल्दी इलेक्शन हो सके हम वो करवा लेते हैं। तो ये है खान साहब की स्ट्रैटेजी, आपने पूछा। तो उस सिलसिले में ये अभी इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि सारे जो रास्ते हैं एग्ज़िट के या एंट्री के रास्ते जो हैं उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा कि वापस एंट्री कैसे करनी है, पार्लियामेंट में जाना है नहीं जाना। उधर से एग्ज़िट के जो सारे फैसले हैं वो कर बैठे हैं कि अगर वहाँ एंट्री नहीं होती, कोई मुकमका नहीं होता इलेक्शन डेट के ऊपर, तो फिर ये धमकी देते हैं कि जी हम असेंबलियाँ डिसॉल्व करते हैं और सब कुछ ये कर के बाहर आ जाते हैं और फिर एहतजाज करते हैं। और यही शायद प्रेशर हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डालने की ये नहीं है स्ट्रैटेजी, ये जनरल आसिम मुनीर के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश की। सही। तो एक बार और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कहा कि कुछ तब्दीलियां जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं, जिसके लिए नई क़यादत को टाइम मिलना चाहिए। तो वो तब्दीलियां क्या हैं और क्या वो जो चाह रहे हैं वो उनको मिलेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं खुद सोच रहा था कि ये क्या चाह रहे थे, कुछ तब्दीलियाँ से मुराद ये है कि फ़ौज के अंदर कुछ तब्दीलियाँ होनी है। मेरा ख्याल है यही उनका मतलब है और तो कोई मतलब हो नहीं सकता था। कुछ तो ये तब्दीली के बारे में ये पहले भी बात कर रहे थे ना कि गैंग ऑफ 4 और मिस डर्टी हैरी और इस किस्म की बातें लगे हुए थे, फिर नाम वाम भी इन्होंने लिए हैं। फिर आपने देखा कि जो वो जो रिपोर्ट वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी है उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है उन्होंने, नाम लिए हैं 7 नाम है, 7 नाम लिए हैं और फौजियों के नाम लिए हैं। तो अब आप खुद ही समझ लें कि ये प्रेशर तो वही है ना, आज को ये खबर आएगी आप किसी स्टेज पे कि ये इतनी लंबी चौड़ी जो रिपोर्ट जो लेटर लिखा है वालदा साहिबा ने अपने बेटे के बारे में, उनकी जो कत्ल हुआ वो किसने लिखा है खत, क्यों नाम ये डाले गए हैं, ये तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया आपने फ़ौज की क़यादत के ऊपर। तो ये तो बड़ी, तो ये भी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अब वो ज़ाहिर है ये प्रेशर हो है कि तब्दीली जो हम तवक्को करते हैं कि आप तब्दीली करेंगे, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा या कुछ होगा, तो आप क्यों नहीं वो करते। मगर साथ ये भी कि अभी तो बड़ी अर्ली स्टेजेस है, गुंजाइश है अभी, मगर प्रेशर पॉइंट बना लिया है कि ये प्रेशर लगाना है और इसीलिए ये वो ख़त लिखवाया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दिया गया। और आप देखिएगा आगे ये बात आ जाएगी कि वो ख़त लिखा किसने है और या किसने लिखवाया है और किसने ड्राफ्ट किया है, और ये बात भी बाहर आ जाएगी। मुझे तो खैर शायद थोड़ी बहुत इल्म है, मैं अभी बात नहीं करता, इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है, मगर ये खुद ही कोई ना कोई ऑडियो आ जाएगी या कुछ तो कुछ आ जाएगा पता लग जाएगा किसने पीटीआई के अंदर किसने ये काम करवाया है। तो मेरा ख्याल है इसकी तरफ उनके इशारे हैं कि प्रेशर पॉइंट, अमल बिल मारूफ, मैं ये 7 लोग 6 लोग 5 लोग कुछ करें, और तीसरा ये कि प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर। तो बाजवा साहब को वो क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है उसको NRO 2 दिया है, और जो पहला NRO था वो मुशर्रफ ने दिया था, जो दूसरा NRO है, बल्कि वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने खुद कहा था कि अगली बारी नून लीग की है, और यानी उन्होंने ही जो है वो इनको यानी नून लीग को उन्होंने NRO दिया है, NRO 2 दिया है। तो क्या वो तो बड़ी, इमरान खान तो बड़ी आगे की तवक्को कर रहे हैं, बहुत आगे की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो
वो जो कह जब ऐसे में जब नई क़यादत जो है वो एपॉलिटिकल हो चुकी है, नई क़यादत आ चुकी है, इदारे ने एपॉलिटिकल रहने का फ़ैसला कर लिया है, तो NRO 2 को कौन रोकेगा? कोई रोक सकेगा या नहीं रोक सकेगा? क्या मामला होगा? देखिए, NRO तो हुकूमत देती है ना। ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने NRO दिया। अच्छा, अब हवाला यही दे रहा है कि किसी तरीके के साथ NRO दिया जा रहा है नून लीग को, क्योंकि जनरल बाजवा ये चाहते थे कि अगली बारी जो है वो नून लीग की होगी और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब और उनके केसेस भी ख़त्म होने पड़ेंगे और फिर नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना पड़ेगा। ये इनका इल्ज़ाम है। अब बात ये, मुझे नहीं पता ये इतना, मतलब है कि मैं समझता हूँ ये कैसे हो सकता है कि जनरल बाजवा ने ये बात कही हो कि जी अगली बारी नून लीग की है। ये मुझे समझ नहीं आती। कोई ये कह नहीं सकता कि जी तुम बैठो अब तो और अगली बारी नून लीग की है, ये कोई कह नहीं सकता। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है। देखिए, ये ज़रूर हो सकता है कि एक असेसमेंट हो कि वो बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त, क्योंकि याद रहे कि जब इमरान खान की छुट्टी कराई गई उस वक्त ये बहुत अनपॉपुलर था और नून लीग बड़ी पॉपुलर थी। तो उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते, केयर टेकर्स आ जाते, वो आके और IMF का मुश्किल प्रोग्राम वो चलाते, तो गाली तो उनको पड़नी थी ना। और नून लीग बड़ी पॉपुलर थी उस वक्त, खान साहब बड़े अनपॉपुलर थे उस वक्त। मेरा भी ये मौक़िफ़ था कि अगर इलेक्शन अब हो गए तो ये जीत जाएगी नून लीग। तो उस सिलसिले में शायद बात हुई हो, मुझे नहीं पता कि जी वो देखे ना, अब अगर इलेक्शन होते हैं तो वो तो नून लीग जीत जाएगी, तो आपको शायद फिर इंतज़ार करना पड़े थोड़ी अर्सा अगली इलेक्शन के लिए। ये इलेक्शन तो लगता है वो जीत जाएंगे, ऐसी शायद कोई बात हुई हो, मगर मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं हुई। खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दो बातें कही उन्होंने। एक उन्होंने ये कहा कि जी जनरल बाजवा ने उन्होंने कहा कि अगली बारी जो है वो नून लीग की है। हमें ये बताया जाए कब ये कहा, क्या माहौल था जिसमें ये बात हुई, किस तरीके से ये बात कही गई, क्या वो कॉन्टेक्स्ट क्या था क्या नहीं था, खान साहब सबक क्या था, आगे पीछे क्या बात हुई, और क्या लफ्ज़ क्या थे उनके और डिस्कशन क्या हो रही थी। एक तो ये नहीं पता, खान साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरा जो खान साहब ने ये इंटरेस्टिंग बात कही है कि वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब एक जीनियस है। ये भी एक हल्की सी, एक छोटी सी आई। तो अगर ऐसी कोई बात हुई है कि जनरल बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब जीनियस है, तो भी तो बहुत बड़ी खबर बनती है ना। खान साहब ने एक लाइन में ये डिसमिस कर दी और मैं देख रहा हूँ हमारे मीडिया ने भी इसको नहीं उठाया। हल्की सी जगह आ गई कि इमरान कहता है कि जनरल बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ जीनियस है। तो बयानिया तो वही बन रहा है ना कि नून लीग को अकोमोडेट करना था। खान साहब का ये इल्ज़ाम है जो कि जनरल बाजवा पे लगा रहे हैं। हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा की हमेशा ये कोशिश रही फॉर अ लॉन्ग टाइम कि वो किसी की साइड ना लें, मगर वो भी अंडर बड़े प्रेशर रहे, जिसको अब लोग कहते हैं डबल गेम खेली, ये खेला वो खेला। इस पर कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब अदालतों ने कुछ सॉफ्ट फैसले दिए, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो बाहर चले गए, तो वो बात तो बनती है, समझ आती है कि विदाउट एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट ये नहीं हो सकता था। मगर क्या इमरान खान साहब इतने बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था हो क्या रहा है, मेरे साथ तो हाथ हो रहा था। ये कमाल ही हो गया है। उस वक्त हमें कहते थे हम सेम पेज पे हैं, दोनों का इतने रोमांस चल रहा था, लव स्टोरी एक बनी हुई थी, और आज उल्टा करते हैं कि सारा कुछ ही जनरल बाजवा पे उन्होंने बोझ डाल दिया। दिस इज़ नॉट फेयर। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब बड़े मौका परस्त हैं। जब उनको कोई चीज़ सूट करती है तो वो बात करते हैं, जब उनको कुछ और सूट करता है तो वो यू टर्न लेके कुछ और कह देते हैं। अच्छा सेठी साहब, खान साहब ने एक दफ़ा फिर से असेंबलियाँ तोड़ने की बात की, और दूसरी तरफ भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जो परवेज़ इलाही हैं और चौधरी शुजात हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा बहाल हो चुके हैं, उनकी सुलह हो चुकी है। मोनिस इलाही भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं, और साथ ही साथ कुछ अहम मुलाकातें लंदन में भी हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या मज़ीद मुलाकातें होने जा रही हैं लंदन में, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, हर दफ़ा मैं आपसे पूछती हूँ कि इमरान खान जो है वो असेंबलियाँ तोड़ने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर चौथे दिन हम देखते हैं कि एक नई डेट दे दी जाती है। लेकिन अभी जो है वो अगली डेट 20 से 22 दिसंबर की दे दी है इमरान खान ने, और फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि आप अगर PDM जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान नहीं करती है तो फिर हम 20 से 22 दिसंबर के दरमियान जो है वो हम असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों एक नई डेट सामने आ जाती है, क्या मामला चल रहा है? नहीं, देखिए, वो उसकी वजह यह है कि इनके अपने लोग तैयार नहीं हैं अभी असेंबलियाँ छोड़ने के लिए। KP में तो समझ आ रही है, वो कहते हैं कि हमें तो इतने पैसे चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हैं कि हमारे इतने अरब रुपए आपने देने हैं, वो दें ताकि हम खर्च करें।
वो पैसे खर्च करना चाहते हैं अगली इलेक्शन से पहले। हल्कों में भी तो जाना है ना। हाँ, इधर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास 100 अरब रुपया तो उन्होंने ऑलरेडी एयर मार्क कर दिया जो उनके पास था। कुछ पैसे आने हैं फेडरल गवर्नमेंट से NFC अवार्ड के तहत, वो नहीं आ रहे अभी तक। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे आएँ, कुछ पैसे यहाँ से कलेक्ट करें और ये खर्च करें। तो अभी तो बजट अभी पास हुआ है, 6 माह भी नहीं हुए, उसके बाद फिर पैसे आते हैं, वो ट्रांचेस में आते हैं। पहले क्वार्टर में आते हैं, फिर सेकंड क्वार्टर में आते हैं, फिर तीसरे क्वार्टर में आते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्सेस, उसी हिसाब से फिर वो प्रोविंशियल कोटास जो उनको पैसे मिलते हैं। तो वो अब ये इंतज़ार में बैठे हैं पैसे, फेडरल गवर्नमेंट रोक के बैठी हुई है। उनके भी बड़े प्रॉब्लम्स बने हुए, उनके पास पैसे है ही नहीं। तो ये तो चाहते हैं कि जितनी देर तक चले, MPs जो हैं वो तो कहते हैं जितनी देर तक चले हमें पैसे मिले और हम खर्च करें। और अब आइए जो चौधरी साहब का अपना प्रॉब्लम है, चौधरी साहब का ये प्रॉब्लम है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो इमरान खान के साथ टिके रहते हैं, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, नए इलेक्शन 3 माह में हो जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि खान साहब उनके साथ बैठ के कुछ मुआहदा भी करेंगे कि नहीं। वो कहते हैं उससे पहले बात करो मेरे साथ, मेरे से आपने असेंबली डिज़ोल्व करवानी है तो बैठो, मुझे 20 सीटें दोगे, क्या गारंटी है दोगे, कल को फिर मुकर ना जाओ, क्योंकि आप पॉपुलर हैं, आप सारी सीटें जीत जाएंगे, मुझे आप कोटा नहीं देंगे तो मैं तो गया, ना मैं इधर करा ना मैं उधर करा। दूसरी बात ये कि क्या मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो वो क्यों इलेक्शन के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नहीं। और खान साहब, मैं आपको लिख के दे दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान साहब इलेक्शन के बाद चौधरी साहब के करीब भी जाएँ। और ये चौधरी साहब को पता है, मूनिस की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हम मिल जाएं PTI में, मगर मैं इमरान खान को जानता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही भी इमरान खान को जानता है। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान के वही तासुरात है और वही ओपिनियन है जो शरीफों के बारे में वो रखते हैं। वो सबको एक ही खाते में रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी है इमरान खान की। अगर ये मजबूरी ना होती तो चौधरी परवेज़ इलाही को पहले क्यों नहीं उन्होंने बनाया, बुज़ार को क्यों बना दिया? ठीक है ना, तो पहले भी तो बना सकते थे ना चौधरी परवेज़ इलाही को, कि उनकी वजह से उनकी गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ। तो अब भी अगर चल, और चौधरी परवेज़ इलाही अब बन गए चीफ मिनिस्टर, तो अब वो छोड़ेंगे इस चीज़ को। अब तो वो ये है कि पहले उन्होंने डील की थी नून लीग के साथ, फिर उन्होंने डील कर ली, दोनों के साथ डील यही थी, कितनी सीटें देंगे अगली इलेक्शन में मुझे, और मैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये डील थी। अब भी वही डील है, मगर खान साहब ये डील डिस्कस करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अभी ये जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनकी सुलह हुई है, क्या ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे काम करेगा? बिल्कुल, मगर बात ये है प्रेशर टैक्टिक किसके ऊपर? प्रेशर टैक्टिक इमरान के ऊपर। इमरान के ऊपर। मगर इमरान तो इस वक्त हर बात मान जाएगा, बाद में मुकर जाएगा। नवाज शरीफ साहब का ये था कि वो गारंटियाँ जो दे रहे थे वो आसिफ जरदारी साहब दे रहे थे। मियाँ साहब की गारंटी आसिफ जरदारी साहब ने दी थी। ठीक, तो वो फिर बात और बन जाती है। गारंटी कौन देगा? इमरान खान की गारंटी कौन देगा? यू टर्न मास्टर है वो, तो हर चीज़ को दोस्तों को भूल जाते हैं वो, और दुश्मनों को दोस्त बना लेते हैं, दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं। परवेज़ इलाही भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नहीं करता। ये वही परवेज़ इलाही है जिसने इनके बारे में ठीक ठाक बातें कही हैं, नैपी शैपी जी वो वगैरह। तो आपका ख्याल है खान भूलने वाला ही है? में उनके साथ रहते हुए की हैं और आते हुए की। अच्छा, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, बड़े दुख थे परवेज़ इलाही के। आप अगर प्राइवेटली उनके साथ बैठते, हम जैसे लोगों ने एक स्टेज पे प्राइवेटली बहुत सी बातें सुनी है इमरान खान के बारे में फ्रॉम परवेज़ इलाही, और इमरान खान के दोस्त हमें आके बताते थे कि परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान क्या सोचता है। तो मतलब भाई ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, सियासतदान समझते हैं एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह, मगर सियासत के अंदर मौका परस्ती एक असूल बन जाता है। तो वो सारे वही कर रहे हैं, मगर बाद में जब आपके हाथ में मेजॉरिटी हो तो फिर आप नहीं अलायंस की तरफ जाते। तो अब सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही साहब को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या अभी भी वक्त है कि वो किसी तरीके से नून लीग के साथ या जरदारी साहब के साथ बार्गेन कर लें या ना कर लें? जाते जाते मैं आपको कह दूं, अभी क्यों नहीं ये बात हो रही, अभी सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। चौधरी शुजात, चौधरी सालेक, ये सब बातें हवा में हो रही हैं कि चौधरी शुजात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ परवेज़ इलाही बात मान ले उनकी और इमरान को छोड़ दे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट बात यह है कि ऐसी अभी बात नहीं है। आपने एक चीज़ देखी गौर से, इस जरदारी साहब से, राना सनाउल्लाह से क्या क्या कह रहे हैं वो? पहले उन्होंने शुरू किया कि हम किसी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और हम ये असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं होने देंगे। उसके बाद बिल्कुल यू टर्न लिया सब ने और ये कहा कि करनी है तो कर लो, और अब पिछले 4, 5, 6 दिन से चुप हैं, जैसे सांप काट गए। कोई बात ही नहीं कर रहा है, असेंबली तोड़ो नहीं तोड़ो, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। पूछे क्यों?
वो इसलिए वो इंतज़ार में बैठे हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़े चलते फिर। पहले हमें ये पता तो चले कि परवेज़ इलाही क्या करने जा रहा है, क्या करना चाहता है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहा है। और उधर इमरान खान और इनकी आपस में जो क्या बात चल रही है, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी लगाई हुई है पता करने की, वो चुप करके बैठे हुए हैं। उनका ये ख्याल है कि अभी कोई मूड नहीं है परवेज़ इलाही का इलेक्शन डिसॉल्व करने को असेंबली, ठीक। तो हम क्यों कुछ करें, चुप करके बैठे। वैसे भी पहले आप कर रहे हैं ना, केपीके को कह रहे हैं पंजाब कह रहे हैं, केपीके कह रहे हैं कि पंजाब करे, और अब पंजाब वाले इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर डिसॉल्व नहीं करना तो अब कोई नया ड्रामा कर रहे हो, अभी आप जिक्र ही कर रही थी उसका। हाँ। अच्छा, ये जो एक तो वो सिर्फ मैं ये कह रहा था कि वो बैठे हुए हैं कि पहले ये कदम उठाएं उस मकसद की तरफ कि हमने डिसॉल्व करनी है। अभी ये यकीन नहीं किसी को कि ये डिसॉल्व कर रहे हैं। राइट। अगर ये इनको पता चलता है कि अब फैसला हो गया है कि हम फलानी तारीख को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वो मेरा ख्याल है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। और जिसका हवाला मैं पहले दिन से दे रहा हूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो लॉन्च कर देंगे ताकि ये रुक जाए। अभी तो वो बिल्कुल कर ही कुछ नहीं रहे, उस वक्त तक सीरियस ना लिया जाए। हाँ, उस वक्त तक कहते करें आपस में, देखें हम क्या होता है, किधर जाते हैं किधर नहीं जाते। ठीक। तो ये जो चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई है लंदन में नवाज शरीफ साहब से, इसमें क्या तय पाया, इसमें कुछ तय पाया? और ये भी स्पेकुलेशन है कि कुछ अरसे में जो चौधरी शुजात हैं वो भी लंदन जा रहे हैं। यही चौधरी शुजात ज़रूर लंदन जाएंगे, वो अपने इलाज के लिए भी वहाँ जाते हैं। अच्छा। और वो रेगुलरली हर साल उन्हें जाना पड़ता है। तो अब तो और भी सियासी ज़रूरत भी पड़ गई है, और मेरा ख्याल है सालिक साहब ने जाके कुछ बात की होगी कि इतने बंदे हमारे पास हैं, अगर ये भी हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजी टैक्टिक्स, आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से, तो ये बातें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब को इतना जानता हूँ कि वो अपना राय जो है वो नहीं देंगे, वो सुनेंगे और किसी चीज़ को वो ना नहीं करेंगे और हाँ भी नहीं करेंगे। वो भी देख रहे हैं कि ये करते क्या हैं, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और फ्रैंकली लोकल जो सिचुएशन है उस पर शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो पंजाब की लीडरशिप है, ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह, ये लोग बिल्कुल हैंड्स ऑन है, इनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे करना है क्या नहीं करना। सो मेरा ख्याल है ये बातें तो होंगी। और चौधरी शुजात भी जाएंगे। देखिए, अगर चौधरी शुजात जाकर नवाज शरीफ साहब को मिलते हैं तो ये भी बड़ी अरसे के बाद ये एक डेवलपमेंट होगी। मगर उसमें ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही की वो तल्लुकात नहीं है नवाज शरीफ के साथ जो चौधरी शुजात के हैं, और एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, और वो दोनों जो है ना अपने लफ्ज़ के बड़े पक्के हैं। तो वहाँ एतमाद का इशू नहीं है। तो हो सकता है फिर जाएँ, जो चौधरी सालिक ने जो बातें की हैं, जो भी की हैं कि जी हम आना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हमें क्या मिलेगा, वो क्या होगा अगर हम, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अच्छा सेठी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो चल रही है वो ये, हाशिम डोगर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर असेंबलियाँ तोड़ दी जाती हैं और परवेज़ इलाही उनका साथ नहीं देते तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है। वो कहते हैं कि 178 अरकान हमारे पास पूरे हैं, तो अगर ये 178 अरकान इस्तीफ़ा दे देते हैं और स्पीकर हमारा है तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो परवेज़ इलाही हैं ये तो सीएम रहेंगे ही नहीं। तो ये सिचुएशन पॉसिबल, कानूनी तौर पे गलत बात है। ये ज़रूर है कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं और दे भी देंगे, स्पीकर भी उनका है और स्पीकर एक्सेप्ट भी कर लेगा और वो असेंबली से बाहर चले जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब बैठे हैं वहाँ 10 लोगों के साथ, ना भी 10 लोग हों, एक है वो चीफ मिनिस्टर है। वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे कानूनी तौर पे जब तक उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए ऑर्डर नहीं आएगा गवर्नर से कि अब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और अगर हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और पीडीएम जो है वो चाहती है कि परवेज़ इलाही साहब सर्वाइव कर जाएं, तो परवेज़ इलाही साहब को कोई नहीं हिला सकता। लोग छोड़ भी जाएं तो या तो अपोजिशन जो है पंजाब में वो लॉन्च करे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फिर तो वो गए, मगर फिर तो उनका चीफ मिनिस्टर आ जाएगा ना। और अगर उनको कहते हैं गवर्नर साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले नहीं सकते, है ही नहीं उनके पास, तो फिर छुट्टी हो जाएगी। मगर फिर छुट्टी होने के बाद वो डिसॉल्व भी नहीं कर सकते, फिर नया एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक अपोजिशन का बंदा आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। तो अगर यहाँ ये छोड़ जाते हैं, ये रिज़ाइन कर जाते हैं, तो जो पंजाब की हुकूमत है वो पीडीएम के हवाले हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। सही। और ये डिसॉल्व शॉल्व नहीं होगी, तो ये धमकी है सिर्फ ठीक, एक क्राइसिस क्रिएट करने के लिए। राइट। तो इसी तरीके के साथ आपने, पर अब ये भी तो चल रही है ना कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपने लोगों को चलो पार्लियामेंट चलो इस्लामाबाद और जाके खड़े हो जाओ और स्पीकर के आगे कहो कि हमने रिज़ाइन किया है, क्योंकि स्पीकर कह रहा है अभी 11 लोगों ने रिज़ाइन किया, बाकी ने तो किया ही नहीं। मैंने तो वो तो एक हाथ खड़े तो हुए नहीं, कोई आया नहीं, मैंने बात ही नहीं की किसी। तो खान साहब ये भी धमकी दे रहे हैं, एक तरफ ये धमकी दे रहे हैं यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, एक तरफ कहते हैं वहाँ जाके रिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब है कि 15-20 दिन तो यह खिंच गए ना। तो खान साहब की ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है
वो भी डिले कर रहे हैं बिकॉज उनके हाथ में नहीं है ये सारा कुछ। वो चाहें तो कल नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो इसलिए ये इस किस्म की कभी इधर चाल चलते हैं कभी इधर चलते हैं। और ये मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ अब, ताकि मुझे रोकिएगा ना। आपको पता है, मुझे पता है आपका टाइम जो है ख़त्म हो रहा है। खान साहब को कहा गया है किसी ने जो उनके बड़े करीब हैं कि उस वक़्त तक असेंबली डिज़ोल्व नहीं करनी जब तक लाहौर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन नहीं हो जाता, जिसके अंदर बहुत से लोगों के बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जब तक वो कानूनी तौर पे अप्रूव नहीं हो जाती इन द लाहौर डेवलपमेंट प्लान मास्टर प्लान, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पास करना है और LDA ने करना है, उस वक़्त तक असेंबली को डिज़ोल्व नहीं करना। परवेज़ इलाही को भी इस बात का एहसास हो गया बिकॉज उसके अंदर आपको पता ही है किस किस के इंटरेस्ट हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है किसने खान साहब को ये कहा होगा कि आप रोकें। कौन वो शख्स है जो कि खान साहब को इस किस्म की प्रॉपर्टी के बारे में एडवाइस मशवरा देते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ही है या शी है, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो अब बात यह है कि पीछे गेम ये भी चल रही है और परवेज़ इलाही भी समझ गए हैं कि वहाँ भी बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और बड़ा प्रेशर है परवेज़ इलाही के ऊपर, जल्दी जल्दी मास्टर प्लान जो है उसको सैंक्शन करें। और मैं ये कहता हूँ वो नहीं करेंगे, अब वो बैठ जाएंगे लेके। उनको पता है कि ये तो ऐसे है कि ये सैंक्शन हो गया तो फिर खान साहब कहेंगे उन डिज़ोल्व कर दे, उन छुट्टी करा दे। ठीक, तो ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, चिड़िया की अंदर की खबर। ठीक, मतलब हम इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस ना लें और उस वक्त तक जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक जो है वो मास्टर प्लान नहीं आता तब तक जो है आप सोचेंगे ये ऐसे ऐसे चलेगा, कभी डेट इधर जाएगी कभी इधर होगी, कभी यहाँ रेजिग्नेशन होंगे कभी यहाँ होंगे और मामला अभी चलेगा। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है मुझे काफ़ी देर से, तो ब्रेक से वापस आकर हम कुछ क्रिकेट पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। बैटिंग लाइन पर बहुत बात की जाती रही कि इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इसको फोकस करें, ओपनर्स पर हम तमाम ये मामला नहीं छोड़ सकते। और बाबर आजम ने भी कहा कि 2 बैटर्स जो हैं वो यके बाद दीगरे आउट हुए, जिसकी वजह से ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। तो असल मामला क्या है? क्या टीम सिलेक्शन में कोई गलती है या देखिए बैटिंग लाइन में कोई प्रॉब्लम है? पहले तो थोड़े से हकायक को पहचान लें। ये तीसरा टेस्ट मैच है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, जिसमें तीनों पाकिस्तान हारा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब गई है यहाँ से, आखिरी मैच वो जीत के गए हैं जी, वो उसके बाद ये 2 हमारे हैं। एक ही रो के अंदर 1 2 3 तीनों हमारे हैं। कुछ गड़बड़ होगी ना कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 3 टेस्ट मैचेस होम ग्राउंड में इन अ रो पाकिस्तान हारा है। 70 साल में ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कुछ बड़ी गड़बड़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक, अब आपने तो बात की जी कैप्टनसी है, फलाना है, ढिंगड़ा, मैं आता हूँ उसकी तरफ। तो ये तो कुछ सोचना तो चाहिए ना कि कोई गड़बड़ है कि ये एक चीज़ हुई, और वो गड़बड़ क्या है? हाँ, दूसरी बात ये कि ये पहली दफ़ा है कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर इतने आपने ऑलराउंडर्स, और वो भी टॉप क्लास ऑलराउंडर्स नहीं, सेकंड रेट ऑलराउंडर्स आपने रखे हुए हैं। अच्छा। और 5 बैट्समैन के साथ आप जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 हैं जो इनफॉर्म हैं और तीसरा कभी कोई क्लिक कर जाए या ना क्लिक करे। और वो जो 2 इनफॉर्म थे वो भी इस सीरीज़ के अंदर दे हैव नॉट स्कोर्ड मच, बाबर एंड रिजवान। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन में भी बड़े प्रॉब्लम्स रहे। तीसरी चीज़ ये है कि पहली दफ़ा ये है कि आपका कोई फ्रंट लाइन पिचेस बनाई हैं कि जी फास्ट, पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर्स ही हमेशा विकेटें लेते रहे हैं और स्पिनर्स जो हैं वो तो सेकंड लेवल पे विकेटें लेते हैं हमेशा। फास्ट बॉलर्स की हम जब भी इमरान खान, फजल महमूद, खान मोहम्मद, शुएब अख्तर, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर, सबके यही थे हमारे स्टार्स। स्पिनर्स के अंदर तो आपको 2-3 ज़्यादा 3-4 नज़र आएंगे तारीख के अंदर। तो अब बात यह है कि ये वो फास्ट बॉलिंग अटैक है कि इस सारी सीरीज़ के अंदर ये जो फास्ट बॉलर्स ने तो विकेटें ही बहुत कम ली हैं। मतलब है कि उधर इंग्लैंड की टीम ने, जो उनकी टीम ने 60% विकेट्स जो हैं उनके फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। 20 विकेटें गिरी हैं, उसमें से 12 विकेटें जो हैं वो उनके फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। हमारे फास्ट बॉलर ने 1 विकेट नहीं ली। अब आप बोलते हैं कि ये क्या सिचुएशन, ये किस किस्म की फास्ट बॉलिंग अटैक इन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं और किस किस्म की ये अटैक। तीसरी चीज़ ये कि आपके टॉप क्लास फास्ट बॉलर सारे इंजर्ड हैं। शाहीन शाह भी इंजर्ड है
वो जो दूसरे साहब हैं रऊफ साहब वो भी इंजर्ड हैं, और नसीम शाह भी इंजर्ड है, और बाकी लोग कुछ बाहर बैठाए हुए हैं, आपने उनको आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये इंजरी क्यों हो रही है, क्या कोई फिटनेस का प्रॉब्लम है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है? बात ये है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट का ये हाल है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट 3 या 4 दिन की क्रिकेट होती है, जिसके अंदर फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनको फिर टेस्ट किया जाता है। कोई 20 ओवर कराता है, कोई एक मैच के अंदर, कोई 25 कराता है। हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं ये टेस्ट ये दे आर नॉट अप टू प्लेइंग 4 डे 3 डे 4 डे 5 डे मैचेस। ये 4 मैचेस 4 ओवर करा के कोलैप्स कर जाते हैं। इनकी सारी ट्रेनिंग हुई हुई है T20 की या मैक्सिमम 1 डे की, तो इसलिए दे आर नॉट फिट फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो ये हुआ यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो सिस्टम जो कोलैप्स कर गया है, जब से इमरान खान साहब ने पहले एहसान मानी साहब को और रमीज़ राजा साहब को ये कंपेल किया कि आप वो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेके आएँ और डोमेस्टिक क्रिकेट में से डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी है, और रीजनल क्रिकेट भी जो जिस तरीके से अब ऑर्गेनाइज हुई है उसमें कोई जान नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स उसको चला रहे हैं, कमिश्नर्स चला रहे हैं उसको। तो इसकी वजह से पिछले 4 साल में कोई आपको टैलेंट मिला ही नहीं है फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। पहले तो 1.5 साल हुई नहीं है, उसके बाद जब शुरू की इन्होंने वहीं अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के प्रॉब्लम्स आपको चल रहे हैं। फाइनली जो बात समझ नहीं आ रही कि शान मसूद को क्यों नहीं खिला रहे, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है आपका, ही इज़ द बेस्ट टेस्ट मैच प्लेयर इन द कंट्री। वो इनफैक्ट उनको T20 में खिलाना, लोग पूछते हैं कि ये T20 प्लेयर नहीं हो, हालांकि वो कोशिश पूरी करते हैं, मगर ही इज़ अ टेस्ट प्लेयर। उनको आपने बाहर बैठाया हुआ है, वो इंग्लिश काउंटी खेलते हैं, उनको कंडीशंस का पता है, ही इज़ अ टॉप क्लास प्लेयर, और उनको आपने बाहर बैठाया हुआ है। तो ये क्या वजह है? तो इस किस्म की सिलेक्शन जो हो रही है वो भी गलत है। कोचेज़ देखिए, हमारे ज़माने में हमने फॉरेन कोचेज़ लिए थे, वो बड़ा सख्त डिसिप्लिन रखते थे और ट्रेंड थे एज कोचेज़। अब यहाँ हमने जो बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच और दूसरे कोचेज़ रखे हुए हैं, दे नॉट अप टू द मार्क। बट वी आई बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने भी 4-5 साल क्रिकेट वहाँ चलाई है। मैंने तो कभी नहीं ये सोचा था कि डोमेस्टिक जो हमारे स्टार्स हैं उनको कोचेस बनाया जाए। दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट। वो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन रहे हैं, स्टार्स हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, और उनको हम क्रिकेट बोर्ड के अंदर मुलाजमतें मिलनी चाहिए, एडवाइज़र्स बनने चाहिए, हर किस्म की चीज़। कोचेस नहीं बन सकते। हमारा बैड एक्सपीरियंस है, इन्होंने उनको भी सिफारिशों के ऊपर कोचेस लगाया हुआ। तो मैं समझता हूँ एट एवरी लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट ने तबाही है, और ये जो जिस तरीके से PCB को चलाया जा रहा है, इसके साथ यही नतायज होने थे, और आगे और भी बुरे हालात आने वाले हैं इफ़ दिस सेटअप इज़ कंटिन्यूड। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाजरीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।